झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसे दिल दहला देने वाली आवाजें निकल रही थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम हो रहा है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया, जाओ जरा देख तो आओ। इस पर माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देखकर क्या करूंगा। तू तो बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना नहीं देखा जाता, हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घिसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चीलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घिसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता, और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कभी कमी नहीं थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवाय और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न थी। यह तो इनकी प्रकृति ही थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जा रहे थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही जाते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घिसू ने इसी आकाश वृत्ति से 8 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप की पदचिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू ही भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घिसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। इन दोनों बेगैरतों को दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्बाज्य भाव से दोगुनी मजदूरी मांगते। और आज वही औरत प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों इसी इंतजार में थी कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घिसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जा जाकर देख तो आ क्या दशा है उसकी। छुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगेगा। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घिसू आलूओं का एक बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लग रहा है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ ही हूँ, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका मुंह कभी नहीं देखा आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो नहीं होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी नहीं पटक सकेगी। और मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। अरे सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ नहीं था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घिसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सिक मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता।
इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जोड़ तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूर दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों जन आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ भी नहीं खाया था, इतना सब्र नहीं था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जुबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जुबान, हलक और तालू को जला दे रहा था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू भी निकल आ रहे थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। वह बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सबने पूरियां खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं, जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौरियाँ डाल दे रहे थे। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रखकर रोके हुए हैं, मगर वह हैं कि दिए जा रहे थे। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ न जा रहा था, झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज क्यों नहीं खिलाता। अब क्या कोई खिलाएगा, वह ज़माना ही दूसरा था। अब तो सबको कियाफत ही सोचती है, किफ़ायत ही सोचती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाक्रम में खर्च मत करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्चा में किफ़ायत सोचती है। तुमने तो कुछ 20 पूरियाँ खाई होंगी। अरे 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। 50 से कम तो मैंने भी नहीं खाई होंगी। अच्छा पका था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव में पेट डाल के सो रहे थे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलियाँ मारे पड़े हों, और बुधिया अभी तक करा रही थी।